नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो लेकर के हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। आज के वीडियो का टॉपिक है अस्पताल में एमआरआई की मशीन किस प्रकार से खरीदी जाए। बहुत तरह के हॉस्पिटल्स बनाए जाते हैं। हॉस्पिटल बनाने वाले जो उसके ओनर हैं वो अलग अलग स्पेशलिटी के डॉक्टर्स हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं। ऐसे में जब इक्विपमेंट सिलेक्शन की बात आती है, उसके बाद इक्विपमेंट के लिए नेगोशिएशन की बात आती है, तो जो सबसे मुश्किल इक्विपमेंट और जो सबसे महंगा इक्विपमेंट किसी भी हॉस्पिटल में जो अधिकतर अस्पतालों में लगता है वो एक एमआरआई की मशीन होती है। बहुत सारे डायग्नोस्टिक सेंटर्स इस देश में हैं जो रेडियोलॉजिस्ट ने, सिंगल रेडियोलॉजिस्ट या ग्रुप ऑफ रेडियोलॉजिस्ट ने स्टार्ट किए होते हैं, जो कि प्रारंभ में एक अल्ट्रासाउंड की मशीन, एक्सरे की मशीन से शुरू होते हैं और कुछ सालों के बाद जाके उन्हें अपने सेंटर की सर्विसेज को जब एक्सपैंड करना होता है तो वो सीटी स्कैन या एमआरआई जैसे इक्विपमेंट्स के बारे में सोचने लगते हैं। तो उनके दिमाग में ख्याल जो सबसे पहले आता है कि क्या ये एक वायबल ऑप्शन होगा, क्या इसमें प्रॉफिटेबिलिटी है या लॉसेस हो सकते हैं, कौन सी मशीन खरीदी जाए, कितनी उसकी मेंटेनेंस होगी, कितनी उसकी लोन की ईएमआई होगी, कितने पेशेंट्स होंगे। इन सब सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे ताकि जो हॉस्पिटल के ओनर्स हैं उनके लिए डिसीजन लेना आसान हो जाए। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम इस तरह के और भी वीडियोस आपको पेश करते रहें। इस वीडियो का लाभ बहुत सारे उन मरीजों को भी होने वाला है जो कि एमआरआई टेस्ट कराना चाहते हैं और उन्हें या तो उनके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया या किसी रिश्तेदार ने कह दिया है कि आप 3 टेस्ला पर एमआरआई कराइए। तो इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि 1.5 टेस्ला और 3 टेस्ला एमआरआई में कौन सा बेहतर है, कौन सी जांचों के लिए कौन सी मशीन बेहतर होती है। सबसे पहले एमआरआई के इतिहास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 1970 के आसपास एमआरआई पर काफ़ी रिसर्च दुनिया भर के अलग अलग जगहों पर चल रही थी। 1971 में एमआरआई की एक तरह से जन्म होता है जब पॉल लॉटरबर इसको इन्वेंट करते हैं। बाद में डॉक्टर पॉल लॉटरबर और पीटर मैन्सफील्ड को 2003 के अंदर विज्ञान में, मेडिसिन की फील्ड में नोबेल प्राइज भी दिया जाता है एमआरआई मशीन के डेवलपमेंट के लिए। तो आप इन दोनों लोगों को एमआरआई का जन्मदाता भी कह सकते हैं। भारत में एमआरआई बहुत पहले आ गया था। सन 1985 के अंदर दिल्ली के अंदर इनमास जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट का सेटअप है, वहाँ पर डॉक्टर लक्ष्मीपति के अथक प्रयासों से उस दौरान श्री राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर लक्ष्मीपति की उनके साथ में अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। तो उन्होंने राजीव गांधी जी से अप्रोच किया कि हमें एमआरआई की मशीन लगानी चाहिए और 1986 में भारत का पहली एमआरआई मशीन भारत के अंदर इंस्टॉल हुई थी। ये सीमेंस की 1.5 टेस्ला एमआरआई थी। इनफैक्ट ये एशिया की भी पहली मशीन थी। उस समय तक जापान, जो कि एशिया का सबसे अधिक डेवलप्ड कंट्री था, वहाँ भी एमआरआई नहीं लगा था। प्राइवेट सेक्टर में पहला एमआरआई सन 1987 के अंदर डॉक्टर वीरल शाह के प्रयासों से लगा। उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में फिर से एक बार सीमेंस की 1 टेस्ला मशीन इंस्टॉल की थी। एक आउटसोर्स्ड इक्विपमेंट था। जो दिल्ली के इनमास में एमआरआई लगा था वो उस दौरान की कीमतों के हिसाब से, जब डॉलर के बदले में 12 रुपए के आसपास का एक्सचेंज रेट होता था, तो उसकी कीमत करीब 8 करोड़ थी। आज की एक्सचेंज रेट 82 रुपए के हिसाब से देखें तो तकरीबन 56 करोड़ रुपए का वो एमआरआई की मशीन थी। बहुत महंगी मशीन थी, सरकारी अस्पताल में लगी थी, तो उसकी वायबिलिटी का इतना बड़ा इशू नहीं था। अगर एमआरआई मशीन की डेंसिटी के बारे में बात की जाए, यानी कितनी मशीनें उपलब्ध हैं, तो भारत में तकरीबन 2800 मशीनें सन 2022 तक इंस्टॉल्ड हैं, जिसे अगर हम देखें तो करीब 10 लाख की आबादी पर करीब 2 मशीन बनती है। इंग्लैंड जैसे देश में ये आंकड़ा 6 मशीन है 10 लाख लोगों पर, और अमेरिका में ये आंकड़ा तकरीबन 18 मशीनें हैं। तो अभी भारत के अंदर एमआरआई लगने का स्कोप बहुत है। वर्तमान में 2800 में से तकरीबन 2500 एमआरआई जो हैं वो 1.5 टेस्ला या इससे कम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की हैं और तकरीबन 300 एमआरआई 3 टेस्ला मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की हैं।
अब हम बात करते हैं कि एमआरआई कितनी प्रकार के होते हैं। मेनली दो तरह के एमआरआई इक्विपमेंट्स होते हैं, एक परमानेंट मैग्नेट और एक सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट के अपने एडवांटेजेस हैं, हालांकि उसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि वो लोअर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ में आते हैं। 0.2 टेस्ला और 0.3 टेस्ला की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ में वर्तमान के जो परमानेंट मैग्नेट हैं वो इंस्टॉल्ड हैं। उनका जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि वो ओपन एमआरआई होते हैं, वो सी शेप में होते हैं, उसमें पेशेंट को क्लॉस्ट्रोफोबिया नहीं होता। जो डिसएडवांटेज होता है वो ये होता है कि मशीन का वजन बहुत भारी होता है। 0.2 टेस्ला मशीन तकरीबन 14-15 टन के आसपास होती है और 0.3 टेस्ला मशीन तकरीबन 27 से 30 टन वजन की होती है। तो नॉर्मली किसी ग्राउंड फ्लोर या हायर फ्लोर पे ये मशीनें नहीं लगा जा सकती, इसलिए अक्सर इनको बेसमेंट में लगाया जाता है। सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट में आपको मैग्नेटिक स्ट्रेंथ अच्छी मिलती है। 1.5 टेस्ला और 3 टेस्ला की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ में ये एमआरआई मशीनें आती हैं। डिसएडवांटेज इनका ये होता है कि इनके अंदर आपको बिजली का कनेक्शन हर वक्त चालू होना चाहिए, क्योंकि एयर कंडीशनिंग 24 घंटे मशीन चल रही है चाहे नहीं चल रही है, आपके पास पेशेंट है चाहे नहीं, लेकिन तकरीबन 5 टन का एसी हर वक्त ही चलना चाहिए। और ऐसी जगह जहाँ पे बिजली बहुत जाती है वहाँ पर न सिर्फ आपको जनरेटर बैकअप चाहिए, पर या तो कोई व्यक्ति हर वक्त उस पर नज़र रखे कि लाइट जाते ही जनरेटर ऑन कर दिया जाए, या फिर आपको ऑटोमेटिक ऑन ऑफ का सिस्टम वहाँ पर इंस्टॉल करना पड़ता है। परमानेंट मैग्नेट एमआरआई के अंदर इस तरह की कोई वो प्रॉब्लम नहीं होती है। आपके पेशेंट्स के स्कैन जब खत्म हो गए तो आप एमआरआई की मशीन को स्विच ऑफ कर सकते हो, सेंटर को भी ताला लगा के घर पे जाके आराम से सो सकते हो। परमानेंट मैग्नेट की जो मशीनें हैं वो तकरीबन 2 करोड़ की प्राइस में आती हैं। 1.5 टेस्ला की मशीनें 6 से लेके 8 करोड़ के प्राइस रेंज में होती हैं, और 3 टेस्ला की जो मशीन होती है वो तकरीबन 10 से लेके 13-14 करोड़ की रेंज में आती है। अलग अलग कंपनियों के अलग अलग मॉडल्स हैं। अगर हम परमानेंट मैग्नेट की बात करें तो उसमें जापान की कंपनियां जैसे हिटाची और तोशिबा का अच्छा होल्ड है। हिटाची की मशीनें इनफैक्ट परमानेंट मैग्नेट में बेस्ट मानी जाती हैं। जैसे ही हम सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट में आते हैं तो जो मेजर प्लेयर्स हैं उनमें अमेरिका से जी, जर्मनी से सीमेंस और हॉलैंड से फिलिप्स, ये 3 मेजर कंपनीज हैं। हालांकि तोशिबा और हिटाची भी सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स बनाते हैं, पर इंडिया में अधिकतर इंस्टॉलेशंस जो हैं वो जी, सीमेंस या फिलिप्स की कम मशीनों की। जब किसी अस्पताल को या किसी डायग्नोस्टिक सेंटर को एक एमआरआई मशीन लगानी होती है तो उनके दिमाग में जो सबसे पहला ख्याल आता है वो आता है कि 1.5 टेस्ला की मशीन लगाई जाए, परमानेंट मैग्नेट लगाया जाए या 3 टेस्ला की मशीन लगाई जाए। तो इसका बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि सब मशीनों का थ्रूपुट बिल्कुल अलग अलग होता है। अगर आप किसी छोटे शहर में एक एमआरआई मशीन लगाने जा रहे हैं जहां पर आपको लगता है कि 4 से 5 केस भी एक दिन में निकलना मुश्किल हैं या बढ़ेंगे भी अगले आने वाले सालों में, तो 8-10 केस हो सकते हैं, तो उसमें सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट आपको वायबल नहीं पड़ेगा। उसमें आपको एक परमानेंट मैग्नेट के बारे में सोचना चाहिए। परमानेंट मैग्नेट अगर आप रिफर्बिश लेंगे तो 80 लाख से लेके 1 करोड़ की रेंज में आ जाएगा, और अगर आप नया लेंगे तो करीब 2 करोड़ की प्राइस में आ जाता है। अगर आपके पास 4 से 5 केस हैं तो आप उसमें वायबल हो जाते हैं। सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट अगर आपको बहुत छोटे शहर में लगाना है जहाँ 4-5 ही केस हैं तो फिर आपको रिफर्बिश्ड मैग्नेट की फील्ड में जाना पड़ेगा। आगे चल करके हम रिफर्बिश्ड वर्सेस न्यू की बात भी करेंगे कि कौन से में क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। अब हम बात करते हैं 1.5 टेस्ला वर्सेस 3 टेस्ला। तो इसमें सबसे पहले समझने की जरूरत यह है कि टेस्ला क्या होता है। किसी भी मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ होती है उसको नापने की यूनिट को टेस्ला बोलते हैं। तो जैसे आपके घर के रेफ्रिजरेटर पे जो छोटा सा मैग्नेट लगा होता है उससे तकरीबन 100 गुना ज्यादा पावरफुल 1 टेस्ला होता है। धरती की जो ग्रेविटेशनल पुल है उससे करीब 30,000 गुना ज्यादा 1 टेस्ला होता है। तो कहने का मतलब है कि जो 1.5 टेस्ला की मशीन है वो तकरीबन 45,000 गुना ज्यादा धरती के जो ग्रेविटी फोर्स है उससे ज्यादा है, और 3 टेस्ला की मशीन तकरीबन 90,000 गुना ज्यादा पावरफुल है। इतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आपके शरीर के चारों तरफ क्रिएट की जाती है जब आप उस मशीन की टेबल पर लेटते हैं।
उससे आपकी शरीर के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो हाइड्रोजन एटम है उसको स्ट्रांगली मैग्नेटाइज करने से उससे जो इंफॉर्मेशन होती है वो इंफॉर्मेशन आपके मशीन के कंप्यूटर स्क्रीन पे आती है, जिससे कि बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स की इमेजिंग होती है। ये बिल्कुल ही एक डिफरेंट तरीका है जो हमारी दूसरी ट्रेडिशनल इमेजिंग मॉडलिटीज हैं, जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, जिनके अंदर आप कुछ रेज डालते हो शरीर पे और वहाँ की एक्चुअल इमेज निकल करके आती है। एमआरआई के अंदर एक डिफरेंट वे से पहले आप जो एटम्स हैं उनको एनर्जी देते हो और बाद में उस एनर्जी को सडनली बंद कर देते हो, तो वो एनर्जी उन एटम से रिलीज होती है। डिफरेंट टाइप्स के जो एटम्स होते हैं, जो डिफरेंट टिश्यूज बॉडी में होते हैं, उनकी डिफरेंट एनर्जी रिलीज होने की बेसिस से एक इमेज फॉर्म होती है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड फील्ड है जो फिजिक्स के लिए है, जिसमें एक जब आप मशीन खरीदने का फैसला कर रहे हो उसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होगा कि मशीन के कौन से वो फीचर्स हैं जिनको आपको देखना पड़ेगा जब आप मशीन खरीदने की बात कर रहे हैं। अब 1.5 टेस्ला और 3 टेस्ला मशीनों में मेजर डिफरेंस क्या है, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि 3 टेस्ला की मशीन की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दुगनी होती है 1.5 टेस्ला से। तो क्या इस दुगनी फील्ड का आपको फायदा है? एज अ पेशेंट आपको फायदा है, एज अ डॉक्टर आपको फायदा है, या अगर आप एक हॉस्पिटल के ओनर हैं तो आपको फायदा है? इसको समझने के लिए इंपॉर्टेंट है कि जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी उतनी परेशानियां भी हो सकती हैं। यानी अगर आपको कोई कान में बोल करके कोई बात बताना चाहता है और आपके बिल्कुल करीब में खड़ा है तो उसको बहुत तेज आवाज में बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर वो तेज आवाज में बोलेगा तो आपको परेशानी हो सकती है सुनने में। वही कुछ एमआरआई के साथ भी होता है, क्योंकि 3 टेस्ला में बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है तो उस मशीन की आवाज भी ज्यादा होती है। उस मशीन से जो हीट पैदा होती है जो कि आपके शरीर के टिश्यूज को गर्म कर देती है, और अगर आपके शरीर में कोई इम्प्लांट या इस तरह की चीज लगी हुई है उनको भी ओवर हीट कर देती है, जिससे कि उसके आसपास के जो सराउंडिंग टिश्यूज हैं उनमें जलने का खतरा भी पैदा हो जाता है। अगर कोई प्रेग्नेंट वेमेन है उसमें भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रॉब्लम पैदा कर सकती है। तो ये तो हुए इसके डिसएडवांटेजेस। अब इसके एडवांटेजेस क्या है? बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि 1.5 टेस्ला और 3 टेस्ला के अंदर इमेज क्वालिटी का डिफरेंस होता है। ये बात पूर्णतः सच नहीं है। कुछ स्टडीज डेफिनेटली होती हैं जिसमें 3 टेस्ला एक बेटर इमेज क्वालिटी देता है, या कुछ स्टडीज हैं जो की ही 3 टेस्ला मशीन पर जाती हैं। पर जो मैक्सिमम एमआरआई ट्रेडिशनली किए जाते हैं, जैसे घुटनों का एमआरआई हो गया, शोल्डर का हो गया, स्पाइन का हो गया, या ब्रेन का नॉर्मल एमआरआई हो गया, उनमें 3 टेस्ला और 1.5 टेस्ला की इमेज क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं होता है। एक जो मेजर एडवांटेज 3 टेस्ला मशीन पर होता है कि हायर मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से उसका जो एक्साइटेशन टाइम है एटम्स का वो फास्टर होता है। इसलिए जो सीक्वेंसेस होती हैं, किसी भी एमआरआई की स्टडी में 4 से 5 सीक्वेंस होती हैं, उनका टाइम कम होता है। यानी कि अगर ब्रेन का एक एमआरआई 3 टेस्ला मशीन पे करीब 15 मिनट में निपटेगा, तो वही एमआरआई 1.5 टेस्ला पर सेम इमेज क्वालिटी के साथ करीब 25 मिनट ले लेगा। तो अगर आपका एक सेंटर ऐसा है जिसमें 20 से 25-30 एमआरआई पर डे होते हैं, तो ये हो सकता है कि 1.5 टेस्ला की मशीन पर टेक्नीशियन उन केसेस को जल्दी जल्दी खत्म करने के लिए या पेशेंट्स का वेटिंग टाइम कम करने के लिए उन सीक्वेंसेस को कट शॉर्ट कर दे, जिससे कि इमेज क्वालिटी पे फर्क पड़ेगा। अगर आप ये शॉर्टकट्स नहीं अपनाते हैं तो 1.5 टेस्ला और 3 टेस्ला की जो इमेज क्वालिटी है बहुत सारी स्टडीज में जो बहुत कॉमनली की जाती हैं उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। कुछ एक स्टडीज जो होती हैं जिसमें 3 टेस्ला मशीन बेटर है, उसमें आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गई, परफ्यूजन इमेजिंग हो गई, चाहे ब्रेन परफ्यूजन हो, चाहे बोन मैरो परफ्यूजन हो, आपकी वैस्कुलर एमआरआईज हो गए जहां भी ब्लड फ्लो की बात होती है, या फंक्शनल एमआरआई हो गया। इस तरह की जो स्टडीज हैं वो 3 टेस्ला पर डेफिनेटली बेटर होती हैं। लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स को हमने देखा है वो अपने पेशेंट्स को लिख देते हैं 3 टेस्ला एमआरआई फॉर नी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। इनफैक्ट इमेज क्वालिटी जो है उसमें मैग्नेटिक जो स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड है वो तो एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। जो इमेज की क्वालिटी है वो और बहुत सारे फैक्टर्स पर निर्भर करती है, जिन्हें हम
आगे चल करके डिस्कस करेंगे, जिसमें कि आपका स्लीव रेट होता है, आपकी ग्रेडियंट स्ट्रेंथ होती है, आपकी कॉइल्स होती हैं, कॉइल्स में इंडिपेंडेंट कितने आरएफ चैनल्स हैं, इन सब पर आपकी इमेज की क्वालिटी निर्भर करती है। 1.5 टेस्ला मैग्नेट की होमोजेनिटी भी 3 टेस्ला मैग्नेट से बेटर है। होमोजेनिटी का भी बहुत बड़ा रोल आपकी इमेज क्वालिटी पर होता है। अगर आप एक बहुत छोटे से एरिया को स्कैन कर रहे हैं, जैसे कि एंकल जॉइंट हो गया या रिस्ट जॉइंट हो गया, उसमें होमोजेनिटी का बहुत बड़ा रोल नहीं है। लेकिन अगर आप एब्डोमेन स्कैनिंग कर रहे हैं या स्पाइन की स्कैनिंग कर रहे हैं या ब्रेन की स्कैनिंग कर रहे हैं, तो होमोजेनिटी का मतलब है कि जो क्वालिटी इमेज की बिल्कुल सेंटर में आएगी, क्या वैसी ही क्वालिटी उसके एक्सट्रीमिटीज पर भी आएगी। तो 1.5 टेस्ला की होमोजेनिटी 3 टेस्ला से बहुत बेटर है। और जिन पेशेंट्स को पेसमेकर या कोई भी इस तरह का हार्ट वॉल वगैरह लगा है, उन पेशेंट्स को इवन नी इम्प्लांट अगर किसी को लगाया और हिप इम्प्लांट लगाया, हालांकि ये नॉन मेटालिक इम्प्लांट्स होते हैं, लेकिन फिर भी इतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो 3 टेस्ला पैदा करता है, उसमें जाने पर उन्हें ज्यादा खतरा है। तो ऐसे पेशेंट्स को प्लस इन इम्प्लांट्स की वजह से इमेज में एक डिस्टॉर्शन भी आ जाता है, जिसे आर्टिफैक्ट्स कहते हैं। तो 3 टेस्ला की मशीन पर ये आर्टिफैक्ट्स कहीं ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू 1.5 टेस्ला। तो जो सबसे बड़ा फैक्टर एक 1.5 टेस्ला और 3 टेस्ला के बीच की डिसीजन मेकिंग का होता है, वो ये होता है कि क्या आपके पास में नंबर ऑफ केसेस 30-40 की रेंज में है, या दूसरा आपके पास इस तरह की स्पेशल स्टडीज हैं, जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी, परफ्यूजन या डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग। अब हम इस वीडियो का जो लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, जो इस वीडियो को बनाने का मकसद था कि अगर आपको एक एमआरआई की मशीन खरीदनी है तो आप उसे कैसे खरीद सकते हैं, किन किन फीचर्स का आपको ध्यान रखना है, क्या क्या एप्लीकेशंस उसमें होनी चाहिए, किस तरीके से एक एमआरआई की मशीन का प्राइस डिसाइड होगा। अगर आप एक हॉस्पिटल में एमआरआई मशीन लगा रहे हैं और आपका हॉस्पिटल 100 से 150 बेड की रेंज में है, या इवन 200-250 बेड की रेंज में भी है, और जहां पर आपको लगता है कि तकरीबन 15-20 एमआरआई पर डे की पोटेंशियल होगा अगले 5-6 सालों में, तब भी आपको एक 1.5 टेस्ला या रिफर्बिश्ड 3 टेस्ला की मशीन के बारे में सोचना चाहिए। और सिर्फ उन सेंटर्स पर या उन हॉस्पिटल्स पे जो 500 बेडेड हॉस्पिटल हैं, जहां पर आपको लगता है, या ऐसे डायग्नोस्टिक सेंटर हैं जो बहुत ही ज्यादा बिजी हैं, आसपास उनके बहुत बड़े बड़े अस्पताल हैं, जिन्हें लगता है कि उनके पास 30-40 एमआरआई पर डे बहुत आराम से हो जाएंगे और आगे चल करके वो 50 तक एमआरआई करने लगेंगे, उन्हें एक नया 3 टेस्ला एमआरआई के बारे में सोचना चाहिए। जैसा हमने इस वीडियो में पहले बताया कि आपका परमानेंट मैग्नेट जो है या रिफर्बिश्ड 1.5 टेस्ला, वो 2-2.5 करोड़ की रेंज में आ जाते हैं। एक 1.5 टेस्ला मशीन 6 करोड़ के आसपास का आएगा, और जो 3 टेस्ला का एमआरआई है वो करीब 10 करोड़ के आसपास आएगा। तो इनका जो ब्रेक इवन पॉइंट ही होता है, वो एक परमानेंट मैग्नेट में करीब 5 एमआरआई पर डे है, एक सुपर कंडक्टिंग 1.5 टेस्ला में तकरीबन 12 एमआरआई पर डे पे है, और 3 टेस्ला में ये फिगर करीब 20 एमआरआई पे। यानी यहां तक तो आप या तो बैंक के लिए कमा रहे हैं या अपने स्टाफ के लिए कमा रहे हैं, आपको कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला। अगर पर डे एमआरआई इससे ज्यादा होंगे तब निश्चित रूप से आपको प्रॉफिट होगा। तो ये आपका सबसे बड़ा डिसीजन लेने में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि नंबर ऑफ केसेस आखिर कितने होने वाले। जब आप एमआरआई को खरीदने का फैसला करते हैं तो इसकी बहुत ज्यादा कंपनियां तो है नहीं जो एमआरआई बनाते हैं। अगर आप सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट की बात करते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं जी को, सीमेंस को, फिलिप्स को। ये कंपनियां शहर के हिसाब से, आपके हॉस्पिटल के थ्रूपुट के हिसाब से, वॉल्यूम्स के हिसाब से आपको मशीन्स कोट करेंगी। जैसे जी का जो एंट्री लेवल 1.5 टेस्ला एमआरआई की मशीन है, वो सिग्ना क्रिएटर के नाम से आती है, जिसमें 2 तरह के ऑप्शंस होते हैं। एक जिसमें कि मैग्नेट पुराना होगा पर मशीन नहीं होगी। मैग्नेट 8-10 साल पुराना होता है। किसी भी मैग्नेट, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट की लाइफ तकरीबन 18 से 20 साल होती है। तो ये जो पुराने मैग्नेट के साथ नई मशीन आपको देंगे, ये अगले 10 साल तक आपके यहाँ आराम से काम कर सकती है। और उसी में आपको नए मैग्नेट का भी ऑप्शन होता है। दोनों में करीब 1-1.25 करोड़ का प्राइस डिफरेंस मिलेगा आपको। इसी तरह से जो सीमेंस का एंट्री लेवल एमआरआई है, वो 1.5 टेस्ला में एसेंजा के नाम से आता है। इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको मैग्नेटिक फील्ड, तो आपने 1.5 टेस्ला पे अगर डिसाइड करा है कि मुझे यही मशीन लेनी है,
तो जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है उसकी ग्रेडियंट स्ट्रेंथ और स्लीव रेट। जितनी ज़्यादा ग्रेडियंट स्ट्रेंथ होगी आपकी इमेज क्वालिटी उतनी बेटर होगी। तो ज़्यादातर मशीनें 1.5 टेस्ला में करीब 33 से 35 की रेंज में ग्रेडियंट स्ट्रेंथ होती है। हालांकि सिमेंस का जो एंट्री लेवल एमआरआई है उसकी ग्रेडियंट स्ट्रेंथ कम है और वो 30 पर ही है। उसका स्लीव रेट भी कम है जो 100 पर है, जो कि दूसरी मशीनों में टिपिकली 120 से 125 की रेंज में होता है। इनफैक्ट सिमेंस का एंट्री लेवल एसेंजा में अगर ग्रेडियंट स्ट्रेंथ और स्लीव रेट कम है तो सीमेंस का ही एक और 1.5 टेस्ला में एमआरआई आता है जो अवेंटो के नाम से बहुत ही बेहतरीन एमआरआई है। उसमें ग्रेडियंट 40 है और स्लीव रेट 200 है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आपको फीचर्स देखने होते हैं मशीन में, वो देखना होता है कि मशीन में कितने इंडिपेंडेंट आरएफ चैनल्स हैं। तो ये बॉडी पार्ट पे भी डिपेंड करता है। अगर मशीन के अंदर हेड एंड नेक कॉइल है वो 12 चैनल की हो सकती है, बॉडी कॉइल है वो मैक्सिमम चैनल्स उसमें होते हैं वो आपकी 16 से 24 चैनल की हो सकती है, नी कॉइल आपकी 4, 8, 16 की रेंज में हो सकती है। यानी कि आपको ये देखना है कि आप जब मशीन नेगोशिएट कर रहे हैं उसके साथ कितनी तरह की कॉइल्स आ रही हैं। हेड एंड नेक कॉइल तो आएगी, एक बॉडी कॉइल आएगी जो कि स्पाइन कॉइल की तरह से भी एक्ट करेगी। उसके अलावा फ्लेक्स कॉइल होती है, एक स्मॉल फ्लेक्स कॉइल होती है, एक लार्ज फ्लेक्स कॉइल होती है। बहुत सारी स्टडीज आपकी ऐसी भी होती हैं जिसमें क्या आप डेडिकेटेड कॉइल यूज कर रहे हो, जैसे किसी मशीन में अगर शोल्डर के लिए एक डेडिकेटेड हार्ड कॉइल है तो उसके रिजल्ट्स बेटर होंगे एज कंपेयर टू कि आपने एक फ्लेक्स कॉइल जो कि एक मुड़ने वाली ऐसी फ्लेक्सिबल कॉइल होती है उसको शोल्डर पे लपेट दिया। इसी तरीके से किसी सेंटर के पास में अगर ब्रेस्ट की एक डेडिकेटेड कॉइल है जो कि एक हार्ड कॉइल होती है एज कंपेयर टू कि आपने वही एक फ्लेक्स कॉइल ली और उसको ब्रेस्ट पर लपेट करके स्कैनिंग कर दी। तो जो एमआरआई की इमेज क्वालिटी है उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो होता है कि कितने आरएफ रिसीवर चैनल्स आपकी उस कॉइल में हैं। अगर आपने 3 टेस्ला की मशीन के ऊपर एक स्कैन किया नी का 8 चैनल की कॉइल पे और वही स्कैन आपने 1.5 टेस्ला की मशीन पे किया बट 16 चैनल की रिसीवर कॉइल है, तो डेफिनेटली 1.5 टेस्ला एमआरआई की जो इमेज क्वालिटी है वो बेटर होगी, क्योंकि जितने ज्यादा रिसीवर चैनल्स होंगे उतनी ही ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड होगी। दूसरे फैक्टर्स जो आपको देखने होते हैं कि 3 टेस्ला की एमआरआई मशीन अगर आप लगाते हैं तो उसकी जो पावर रिक्वायरमेंट है वो भी ज्यादा होती है, उसकी स्पेस रिक्वायरमेंट भी थोड़ी ज्यादा होती है। तो आपके एरिया में कितनी पावर सप्लाई आपके पास में है, 1.5 टेस्ला की पावर रिक्वायरमेंट कम होती है क्योंकि उसमें जो ठंडा रखने की आवश्यकता है वो भी कम होती है। इसी तरह से एमआरआई की मशीन में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट यूज होता है जो कि हीलियम गैस होती है। इस गैस का काम है कि ये आपके मैग्नेट को -200 और 69 डिग्री सेंटीग्रेड पे ठंडा रखता है, क्योंकि जब आप एमआरआई की स्कैनिंग करते हो तो मैग्नेट गर्म हो जाता है और उसको कंटिन्यूसली ठंडा रखना जरूरी होता है। किसी भी एमआरआई की मशीन में टिपिकली 1500 से 1800 लीटर हीलियम गैस का इस्तेमाल होता है और ये हीलियम कंज्यूम होती चली जाती है। अगर आप रिफर्बिश्ड मशीन ले रहे हैं तो उनमें तो आपको 2-1 साल में एमआरआई के अंदर हीलियम भरवाना पड़ेगा। हीलियम गैस का जो रेट है वो भी बहुत फ्लक्चुएट करता है, 800 से लेके 2000 रुपए पर लीटर तक का रेट हो जाता है और जब आप रीफिल कराते हो तो तकरीबन आपको 1200 से 1500 लीटर की आवश्यकता होती है। तो ये 20-30 लाख रुपए का खर्चा आपके ऊपर आ जाता है। अगर आपने कॉम्प्रिहेंसिव मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ किया हुआ है जिसकी लागत 12 लाख से लेकर के और 25 लाख की रेंज में होती है तो हीलियम उसमें डेफिनेटली कवर्ड होती है। पर आपको अगर एक नया एमआरआई लेते हो तो आजकल जो एमआरआई मशीनें आ रही हैं उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको देखनी होती है कि उसमें हीलियम का कंजम्पशन कितना है। लेटेस्ट मशीनें अधिकतर कंपनियों की जी सिमेंस फिलिप्स की जो है वो जीरो बॉयल टेक्नोलॉजी के साथ आती हैं। जीरो बॉयल का मतलब ये नहीं है कि उसमें कभी भी हीलियम रीफिल नहीं करवाना पड़ेगा, पर जो काम पहले आपको 2-3 साल में करवाना होता था वो अब आपको 5 से 7 साल के रेंज पर जाके करवाना पड़ेगा। जब आप एमआरआई की मशीन के बारे में नेगोशिएट कर रहे होते हो तो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसको कि बहुत लोग इग्नोर कर जाते हैं वो होती हैं कि एप्लीकेशंस कौन कौन सी दे रही हैं। एप्लीकेशंस बेसिकली सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं जो आपके वर्क स्टेशन पे इंस्टॉल्ड होते हैं, पर अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन ही नहीं है
तो आप वो पर्टिकुलर स्टडी उस क्वालिटी के साथ नहीं कर पाएंगे। कंपनीज अधिकतर बेसिक एप्लीकेशन के साथ आपको मशीन दे देती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप एप्लीकेशंस की जो कॉस्ट है उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे। एक बार जब आपने मशीन इंस्टॉल कर ली, उसके बाद आपको लगता है कि मेरे पास ये स्टडी बार बार आती है, जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गई या डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग हो गई या कोई वॉल्यूम इमेजिंग हो गई या ब्रेस्ट की जो स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर्स हैं, वो अगर आपके पास नहीं है और अब आप कंपनी से खरीदने के लिए जाते हैं तो 15 लाख से लेके 25 लाख तक की कॉस्ट एक एक एप्लीकेशन की होती है। अगर आपने मशीन खरीदते वक्त इन चीज़ों पे ध्यान दिया होता और केयरफुली अपनी एप्लीकेशंस को सेलेक्ट कर लिया होता, तो जब आप हार्डवेयर खरीद रहे होते हैं उस वक्त सॉफ्टवेयर की आपको इतनी कीमत नहीं देनी पड़ती है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि हम और इस तरह के वीडियो बनाते रहें। हेल्थ केयर की फील्ड के अंदर इंडियन हेल्थ कंसल्टेंट्स जो है वो आपको इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस कंटिन्यूअसली बनाता रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।